Hello student and welcome to the 39th lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is तबीब सिद्दीकी from RG Academy. और जैसा कि आपको पता है कि वी आर कवरिंग ए चैप्टर नेम्ड एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. एनसीईआरटी का चैप्टर है ये. और इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें थी, जो थियोरेटिकल पार्ट था, वो तो हमने ऑलरेडी बहुत पहले ही कवर कर लिया था. नाउ वी आर डूइंग ए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट, राइट. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर बेसिकली जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, स्टैंडर्ड फार्मूलेज हैं, वो आपको याद होने चाहिए. और क्वेश्चंस बेसिकली उसमें ही होता है, फॉर्मूले के अंदर ही होता है. जैसे कि अगर आप याद करें, थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन ले लें, जो हमने पढ़ा है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. और सम ऑफ द n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n बाई टू इंटू ए प्लस लास्ट टर्म. और या फिर आप बोल सकते हैं 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. एक ही बात है. तो इसके अंदर जो a है वो कहलाती है फर्स्ट टर्म, और n नंबर ऑफ टर्म्स कहलाता है, और d यहाँ पे कहलाता है कॉमन डिफरेंस. ठीक है ना. कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि AP की डेफिनेशन यही होती है कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को डिफरेंस निकालोगे उसका, तो आपको वो इक्वल आएगा, है ना, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, अगर वो AP है तो. अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम के हों, चाहे नॉर्मल क्वेश्चंस भी क्यों ना हो, उसमें ये रहता है कि कोई भी दो चीज़ गिवन होगी और तीसरी पूछ रहा होता है आपसे, है ना. जैसे 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो 3 वेरिएबल्स के अंदर से कोई भी दो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी. हो सकता है फर्स्ट टर्म गिवन हो और कॉमन डिफरेंस गिवन हो, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने को कह रहा हो. इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. और वैसे अगर एक्चुअल फॉर्मेट में देखो तो 4 वेरिएबल है. पहले इक्वेशन में भी एक an है, एक a है, एक n है और d है. तो इसमें से 4 में से कोई 3 दे दें, चौथी निकालनी हो. ठीक है. और कभी कभी हो सकता है कि 2 दे दें, है ना, 2 ही इंफॉर्मेशन दें और इन दोनों का यूज़ करके आपको निकालना हो. ठीक है ना. जैसे यहाँ पे भी 4 वेरिएबल है, यहाँ पे भी 4 वेरिएबल है इस इक्वेशन में भी. तो अगर दो दो इन्फॉर्मेशन दोनों में दे दी, ठीक है, तो 2 इक्वेशन बनेगी. इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं. अगर आपको अभी थियोरेटिकली अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्ट हो रही है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तो जो हमने देखे अभी ऑलरेडी, वो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, ईजी गोइंग में सॉल्व हो जाते हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है. तो एनीवेज, जो हम कर रहे थे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमने यहाँ तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 15 तक. ये आई थिंक थर्ड एक्सरसाइज है. बिल्कुल, यस, 5.3, ये 5.3 एक्सरसाइज है. और 5.3 सम ऑफ द टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है इसके अंदर. तो 15 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था. और आई होप सो कि आपने, काफ़ी लोगों के तो होमवर्क आ गए हैं, कुछ के आना बाकी है. होमवर्क के अंदर कुछ बच्चे एक्चुअली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो वो कॉपी पेस्ट करते हो तो दिख जाता है थोड़ा बहुत. मतलब इतना तो टीचर को भी समझ में आता है कि इतना अच्छा तो आप काम नहीं करोगे. कभी कभार आपका कॉपी पेस्ट दिखना है, ओरिजिनली दिखता है, आपकी रिटन लैंग्वेज से, आपके स्टेप से नज़र आ जाता है कि कॉपी पेस्ट है कहीं ना कहीं से. तो वो आप अवॉइड करें, है ना. दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटेशन अपना होमवर्क मुझे दिखाने के लिए ऐसे कहीं से कॉपी पेस्ट करके मुझे भेज दें. दिस इज़ द टाइम टू ऑफ द लर्निंग, है ना. ये लर्निंग का टाइम है. भले ही आपका काम नहीं कंप्लीट हो, लेट से करो, लेकिन खुद करने की कोशिश करो. ठीक है. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना काम टाइम पे कंप्लीट करें, राइट. तो अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 है. ए सम ऑफ ₹700 इज़ टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस. तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इसमें आप नोटिस करें, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 700 रुपये जो है उससे हम 7 प्राइजेस बनाएंगे स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, है ना. जैसे आपके पास 700 रुपीज़ है, तो हो सकता है कि फर्स्ट प्राइज़ 100 रुपीज़ का हो, या फर्स्ट प्राइज़ 500 रुपीज़ का हो, सेकंड प्राइज़ 200 रुपीज़ का हो, एंड थर्ड प्राइस जो है वो आपका 50 रुपीज़ का हो, बाकी जो प्राइस हो 10 रुपीज़ को. ऐसे मतलब कुछ भी हो, इक्वल गिविंग नहीं है ना. लेकिन इसके बाद की इन्फॉर्मेशन अपने को बताती है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. इफ़ ईच प्राइस इज़ 20 लेस देन इट्स प्रेसीडिंग प्राइस, यानी अगर सपोज करो कि कितने प्राइस बनाने हैं अपने को, 7 कैश प्राइस. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म तो समझ में आ रही है कि 7 है. ठीक है ना. तो सपोज करो कि पहला प्राइस है x, दूसरा इससे x माइनस 20 कहलाएगा, तीसरा इससे और कम 20 और कम x माइनस 40, चौथा इससे 20 और कम x माइनस 60. इस तरह करते करते टोटल कितनी टर्म्स आएंगी, 7 टर्म्स. अब ये कैश प्राइस है, यानी इन सारे टर्म्स को अपन ऐड करेंगे, x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60, सारी 7 टर्म को ऐड करेंगे तो टोटल मनी कितना आना चाहिए, 700 आना चाहिए. समझ रहे हैं आप. तो ये कंसेप्ट यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, इसका सम निकालते हैं. तो आपके पास
पहली टर्म है x, दूसरी टर्म है x माइनस 20, तीसरी टर्म है x माइनस 30, और ऐसे करते हुए आपको अप टिल 7 टर्म्स का सम निकालना है, या गिवन है आपको वो है 700। तो आप निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे d आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस जो है वो -20 का है। फर्स्ट टर्म देखेंगे तो वो x है। n जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म, वो सम ऑफ 7 टर्म्स जो है वो कितना है यहाँ पे 700 है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको करना है तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है तो आप Sn का फॉर्मूला लिखिए। Sn इज इक्वल्स टू n/2, 2 टाइम्स a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ठीक है, ये आना चाहिए 700 के बराबर। ठीक है, तो ये 700 यहाँ से आपका आएगा 700 इज इक्वल्स टू Sn की वैल्यू 700 की, n कितना है 7/2, 2a तो 2x हो जाएगा, n माइनस 1 तो 7 माइनस 1 होता है 6, और d आपका -20 है, तो यहाँ से x निकल जाएगा आपका। बिल्कुल सिंपल है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें स्टूडेंट तो हमारा बनेगा ये 7 से, और ये 700 100 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा 200। तो 200 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 120 आएगा ये। तो यहाँ से आप नोटिस करें तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 320, 2x इज इक्वल्स टू 320, तो x की वैल्यू आ जाएगी 160। बात समझ रहे हैं? तो ये फर्स्ट कैश प्राइस जो होगा ना वो 160 रुपीज़ का होगा। उसके बाद सारे प्राइस रिड्यूस होते चले आएंगे, यानी फर्स्ट कैश प्राइस होगा 160 रुपीज़ का, सेकंड कैश प्राइस होगा 140 रुपीज़ का, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60। देखो कितने हो गए 6, और फिर लास्ट कैश प्राइस होगा 40। तो ये टोटल 7 प्राइस होंगे, यानी जो लास्ट आएगा उसको कितना मिलेगा 40 रुपये। ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 16 कैन बी इजीली सॉल्व्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ए ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। ठीक है, स्टूडेंट ने सोचा है कि एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्री को प्लांट करेंगे, है ना, हर जगह। तो इसमें कोई इशू नहीं है। आगे करते हैं, इट वॉज डिसाइडेड दैट अ नंबर ऑफ ट्रीज डेट ईच सेक्शंस ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास in which they are studying. For example, section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 tree, and till on class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the student? देखो ऐसा है कि क्वेश्चन अगर आपने हमेशा मेरी स्ट्रेटेजी तो आपको पता ही है कि आपको पहले पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद आपको अपना एक थॉट देना है कि कैसे सॉल्व हो सकता है। 5-10 मिनट आप सोचो, इक्वेशंस बनाने की कोशिश करो, फिर समझ में नहीं आया तो मैं हूँ ही सॉल्व करने के लिए। मेरा सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं होना है, आपको खुद पहले ट्राई करना है और फिर आप सोचना है। अब अगर आपने पॉज कर लिया है और प्ले करके सुनना चाह रहे हो तो मैं आपको फिर एक हिंट देना चाहूँगा। मैं ये हिंट देना चाहूँगा आपको कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि हर क्लास में से जो उसकी क्लास का सेक्शन, जो क्लास का स्टैंडर्ड है, उतने ही वो ट्री प्लांट करेगा, है ना, स्कूल के अंदर। जैसे क्लास 1 वाला कितने ट्री प्लांट करेगा 1, क्लास 2 वाला कितने ट्री प्लांट करेगा 2, क्लास 3 वाला कितने ट्री प्लांट करेगा 3। ठीक है ना, ये फर्स्ट क्लास वाला, ये सेकंड क्लास वाला, ये थर्ड क्लास वाला, ऐसे करते चले जाओ तो टोटल कितनी क्लास है 12th क्लास तक है। तो 12th क्लास वाला कितने ट्री प्लांट करेगा 12। तो ये पूछ रहा है कि कितने ट्री प्लांट होंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि हर क्लास के अंदर जो आपके सेक्शन है वो 3 है। तो क्लास 1 में 3 सेक्शन है, तो हर सेक्शन से एक ट्री प्लांट हो रहा है, तो टोटल कितने ट्री प्लांट होंगे इंटू 3, ये भी इंटू 3, ये भी इंटू 3, और इसी तरह ये भी इंटू 3। तो बेसिकली आपको निकालना है क्या है, यहाँ पे ये निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांट कितने हुए हैं। यानी आप नोटिस करेंगे कि 1 इंटू 3, 2 इंटू 3, प्लस 3 इंटू 3, और ऐसे करते चले जाओ तो 12 इंटू 3। अब अगर आप इसमें 3 कॉमन ले लें तो 3 अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बच रहा है 1 + 2 + 3 अप टिल 12। ये सीरीज़ का सम निकालना है, और ये बहुत आसान है निकालना। बात समझ रहे हैं? तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का ये तरीका है कि आप ये देखें कि इस सीरीज़ के अंदर ये तो 3 है ही है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी 12 आएंगी, तो 12/2। ठीक है, 2a फर्स्ट टर्म कितनी है 2 इंटू 1 प्लस n-1 डेट इज़ 11, और d कितना है इसके अंदर कॉमन डिफरेंस वो भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांट होंगी 3, और ये 2 से टेबल में कैंसिल हो जाएगा 6, और इधर आएगा 2 और प्लस 11 डेट इज़ 13, 11 + 2 13। तो ये हो जाएगा 3 6 18, 18 इंटू 13 ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 8 24, 18 इंटू 13 कर लेते हैं अपन, 18 इंटू 13, 3 8 24, 3 1 3, 1 8 8, 1 1 1, 4 8 5 13, और 234। तो ये आ जाएगा आपका 234। बात समझ रहे हैं?
तो ये 2 3 4 यानी टोटल नंबर ऑफ ट्री कितनी प्लांट होंगे 2 3 4। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा होपफुली। अब आपको ये समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो पॉज करें और रिवाइंड करके वापस से सुने। होप कि मैंने ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, तो आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी रहती है तो आप मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि ए स्पाइरल इज मेड ऑफ ए सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। ठीक है, ये है आपके पास ये फिगर है, इसको हम फिगर को थोड़ा सा शो कर लेते हैं। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ये रहा फिगर। ये कह रहा है कि एक स्पाइरल है, इस तरह का स्पाइरल, इस तरह का शेप होता है। ठीक है, इसके अंदर ये सेमी सर्कल से बन रहा है। जैसे कि ये देखो कि ये एक सेमी सर्कल है, दिख रहा है। जैसे कि अगर अपन मैं इस फिगर को वापस से यहीं बनाने की कोशिश करूं तो ये एक सेमी सर्कल है। ये कहाँ गया, ये क्या खुल गया, कंट्रोल पैनल, सॉरी। तो ये एक सेमी सर्कल है, फिर ये दूसरा सेमी सर्कल आया, फिर ये तीसरा सेमी सर्कल आया, फिर ये चौथा सेमी सर्कल आया। तो ऐसे करके सेमी सर्कल बन रहा है। तो सक्सेसिव सेमी सर्कल से बन रहा है विद सेंटर एट ऑल्टरनेटिव ए एंड बी, यानी पहला सेंटर ए है तो दूसरा, जैसे कि इस सेमी सर्कल को हमने बनाया ए पे, ठीक है, तो दूसरा ये वाला सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो सेमी सर्कल है ये वाला, ये बी सेंटर पे बना, फिर ये वाला जो सेमी सर्कल है ये ए सेंटर पे बनेगा, फिर ये वाला जो सेमी सर्कल है ये बी सेंटर पे बनेगा। ऐसा है। ठीक है, पॉज करके रिवाइंड करिए अगर समझ में नहीं आया तो। अभी कह रहा है कि ए रेडियाई ऑफ 0.5, अब ये जो सेमी सर्कल का जो रेडियस है ये इंक्रीज हो रहा है 0.5 सेंटीमीटर से, यानी ये 0.5 है। ठीक है, उसके बाद जो सेमी सर्कल बनेगा ये कितना आएगा, उसका रेडियस होगा 1 सेंटीमीटर। फिर जो उसके बाद सेमी सर्कल बनेगा उसका रेडियस कितना होगा 1.5, ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है ना। अभी कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल इन 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो आप नोटिस करें कि जो पहले सेमी सर्कल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, सेमी सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होता है वो पाई आर होता है। कंप्लीट सर्कमफेरेंस तो होता है 2 पाई आर, लेकिन सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो कितना होता है 2 पाई आर का आधा, यानी पाई आर। तो पहला जो सेमी सर्कल का होगा उसका पाई ले लिया है और रेडियस कितना हो गया है 0.5। दूसरा सेमी सर्कल हो गया पाई और रेडियस कितना हो जाएगा, बढ़ गया 1। तीसरा सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, पाई और रेडियस कितना हो गया 1.5, बढ़ गया। ऐसे करते चले जाओ अप टिल 13 सेमी सर्कल हैं, तो अप टिल 13 टर्म्स निकालने हैं आपको। तो अगर अपन पाई कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 0.5 + 1 + 1.5 अप टिल 13 टर्म्स। तो ये जो हमारा निकला है ये AP है 0.5 के कॉमन डिफरेंस से, जिसकी फर्स्ट टर्म आपके पास 0.5 है, D आपके पास अगेन 0.5 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 13 है। तो हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पाई हो जाएगा n/2 यानी 13/2 इंटू 2a, तो 2 × 0.5 + n-1 दैट इज 12 हो जाएगा, और D आपका 0.5 है ही है। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई 13/2 को अपन 13/2 ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा 2 × 0.5 दैट इज 2, और 12 × 0.5 दैट इज इक्वल टू 6। तो 6 + 1, 6 + 1 होता है 7, तो ये आ रहा है हमारा 7। अब 20 पाई को अपन लिख सकते हैं 22/7। क्यों लिख सकते हैं, ऐसे नहीं, जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं हो हम 22/7 ही लेंगे अप्रॉक्सीमेटली, अदरवाइज आप आंसर पाई में ही छोड़ देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि पाई 22/7 लो, तो हमने पाई को 22/7 लिया। और देखिए फिर ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 11 सा, उसके बाद आपको 13 × 11 करना है। तो 13 × 11 होता है 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, तो ये हो जाएगा 143। ठीक है, तो 143 सेंटीमीटर आपके पास टोटल स्पाइरल की लेंथ आएगी। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत सिंपल भी है, क्योंकि बस में सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला यूज़ करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बहुत इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन करीब 2-3 बार पूछा गया है, और आपके प्री बोर्ड में, यूनिट टेस्ट में, RG के टेस्ट में तो वैसे भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके आप सॉल्व करिएगा, और सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा है नहीं। फिर भी अगर दिक्कत आए तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट इन दैट पर्टिकुलर थिंग। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। ये सारी वर्ड प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि एप्लीकेशंस ऑफ AP के हमें सीरीज तो पता ही है AP में क्या होता है ना। AP के अंदर अब उस AP का जो फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वो अपन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं रीड आउट करना। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैटर। हमारे पास टोटल लॉग कितने हैं, लॉग कहते हैं लकड़ी के, जैसे दिख रहा है फिगर के अंदर 5.5 के अंदर ये लॉग है, लकड़ी के बड़े बड़े जो खंबे होते हैं उसको आप लॉग कह सकते हो। तो उस तरह से ऐसे कितने हमारे पास हैं ब्लॉक, हमारे पास 200 लॉग्स हैं। ठीक है ना। अब सबसे बॉटम मोस्ट रो के अंदर जो इन्होंने स्पेंड किया हुआ है वो है 20 लॉग्स।
ये दिख रहा है, आप काउंट करके भी देखेंगे तो ये सबसे बॉटम मोस्ट में 20 लॉग्स आ रहे हैं लिखे हुए, यानी 20 लकड़ी के वो रख रखे हैं इन्होंने। उसके बाद कम किया है, उसके बाद क्या किया है, 19 लॉग्स कर दिया है, यानी इसके एक बाद, यानी इसकी 20 के बाद क्या लिखा है 19 लॉग्स, एक कम कर दिया है। उसके बाद फिर 18 लॉग्स कर दिया है। ठीक है, ऐसे ऐसे करते 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 ऊपर तक लेके गए। अब ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी रोज, ऐसी कितनी रो हमें लगेगी और सबसे टॉप रो में कितने लॉग होंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि 20, 19, 18, बात समझ रहे हैं? तो 20, 19, 18 इन सब को ऐड करोगे आप। जैसे कि अगर अपन इसमें देखें तो पहली रो में कितने लॉग आ रहे हैं, पहली रो में अगर अपन इस क्वेश्चन को 17 हो गया है, 18 हो गया, 19 पे आते हैं। पहली रो में 20 लॉग्स आ जाएंगे, उसके बाद वाली नेक्स्ट रो में 19 लॉग्स आ जाएंगे, उसकी नेक्स्ट रो में 18 लॉग्स आ जाएंगे, उसकी नेक्स्ट रो में 17 लॉग्स आ जाएंगे। और ऐसे करते 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 हमें नहीं पता कि आखिरी रो में कितने लॉग आएंगे, ये हमें नहीं पता। और हमें ना ये पता है कि कौन सी टर्म होगी, है ना, कौन सी रो होगी, ये भी नहीं पता। यानी ये भी नहीं पता कि कितनी रोज आएंगी, और ये भी नहीं पता कि लास्ट रो में कितना आएंगे। लेकिन ये हमें पता है कि इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स आएंगे, और जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में 200 लॉग्स। ये समझ में आ रहा है ना, इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स आएंगे। अब यहाँ से हमने फॉर्मुलेट कर लिया कि पहली टर्म 20 है, कॉमन डिफरेंस -1 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म हमने n ही ले ली है। ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन ये पता है कि सम ऑफ जो n टर्म्स है वो 200 है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। यानी Sn इज इक्वल्स टू n/2 2 टाइम्स a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो Sn कितना दे रखा है, वो है हमारे पास 200, n हमें निकालना है बाय 2, 2 टाइम्स a हमारे पास 20 है, n-1 ये हो गया, d हमारे पास कितना है -1 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 400, और ये अंदर हो जाएगा हमारे पास 40n, और ये हो माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा तो -n और ये +1। ठीक है ना, ये -n हुआ और ये +1 हुआ, तो ये 40n नहीं 40 ही आएगा, सिर्फ n क्यों आ रहा भाई, ये 40 ही आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको फॉर्मुलेट कर लेना है। तो 40 + 1 कितना हो जाएगा, 40 + 1 हो जाएगा, ये 400 लिखा, 40 + 1 41, तो ये 41n माइनस n स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक बन रही है, बिल्कुल बन रही है, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब ऐसी दो टर्म लिखनी है जिसका प्रोडक्ट क्या हो, 400 हो। तो हम 400 का अपन क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज करके देख लेते हैं। तो 200 ज़ा 200 ज़ा 220 250 ज़ा 225 ज़ा 55 ज़ा और 5 ज़ा, तो हमारे पास क्या आ रहा है, जिसका ऐड करने पे तो हमें आए आई थिंक 25 इंटू 16, 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 25 इंटू 16, 25 और 16 कितना होता है, 41 होता है। तो n-25 और n-16 यही आएगा। तो यहाँ से हमारी n की दो वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, n की 25 भी वैल्यू आ रही है और 16 भी वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू जो होगी वो हमें रिजेक्ट करनी होगी शायद। आई थिंक सो हमने कोई मिस्टेक नहीं करी है, फिर भी आप एक बार चेक कर लो। अब आप ये देखो कि हमें n की वैल्यू रिजेक्ट कैसे करेंगे, हम क्या थॉट लगाएंगे कि कोई वैल्यू रिजेक्ट करनी है, कोई वैल्यू एक्सेप्ट करनी है। वैसे तो एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक में चेक कर रहा हूँ n की वैल्यू 2 आ भी रही है या नहीं। अगर मान लो आ भी रही है तो हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा कौन सी वैल्यू रिजेक्ट होगी। ठीक है, तो इसके लिए थॉट प्रोसेस यही रहेगा कि 1 मिनट में पहले कैलकुलेशन मिस्टेक देख लूँ कि हाँ यहाँ तो बराबर है और ये भी बराबर है, आई थिंक सो। ठीक है, और ठीक है 16 और 25 दोनों ही आ रही है। तो एक्सो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि 16 और 25 कैसे आ रही है। तो ऐसा करते हैं कि अगर अपन n की वैल्यू 16 रखते हैं, सपोज करो n की वैल्यू अपन 16 रखते हैं, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी जाएंगी, 16। अब n के वैल्यू अगर 16 रखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रो 16 हो जाएगी। अब 16th रो में कितने लॉग होंगे वो देख लेते हैं अपन। यानी 16 निकालना है तो उसके लिए a प्लस 16 माइनस 1 डेट इज 15 इंटू डी। पहली टर्म अपने पास 20 है, 15 है, d -1 है, तो कितना आ रहा है 5। यानी सबसे लास्ट वाली रो में, यानी अगर ये 16th वो लेते हैं अपन 16th टर्म लेते हैं तो सबसे लास्ट वाली रो में कितने लॉग आएंगे, 5। यानी इस फिगर के अंदर भी जो ऐसे रिड्यूस होता चला जाएगा, ऐसे रिड्यूस होता चला जाएगा, तो सबसे लास्ट वाली रो में कितने बचेंगे लॉग, 5 लॉग्स।
लेकिन अगर अपन यहाँ पे ये पुट करके देखें, n की वैल्यू जो है ऐसा करते हैं, n की वैल्यू 25 पुट करके देखते हैं, तो कितने a 25, तो a 25 आ रहा है a प्लस 25 मैंने डेट 24 इंटू -1, तो ये आ रहा है -4, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल क्यों नहीं है स्टूडेंट? क्योंकि अगर आप 25th रो पे जाते हो तो नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ लॉग्स, लकड़ी के जो खंबे हैं वो नेगेटिव तो हो नहीं सकते, वो तो एक फिजिकल क्वांटिटी है। वो फिजिकल क्वांटिटी कैसे नेगेटिव हो सकती है? तो इससे ये पता चला कि हमारी जो n की वैल्यू 25 है वो रिजेक्ट होगी, और n की वैल्यू जो 16 है वो एक्सेप्ट होगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे। ये 19 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसको एक बार देखिए, समझ में आया तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से पॉज करके रिवाइंड करिए। फिर भी दिक्कत आती है, समझ में कम आता है, कोई मिस्टेक हो रही है, तो प्लीज़ कॉल मी, है ना, आपके पास हमेशा ऑप्शन है कि आप मुझे कॉल करो और चीज़ों को समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास स्क्रीन पे समझ नज़र आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 20 भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। कई बार स्कूल एग्ज़ाम्स में भी आया है और नॉर्मल बोर्ड एग्ज़ाम में भी आया है। प्री बोर्ड में तो पूछते ही हैं स्टूडेंट्स का, सॉरी टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो ये कह रहा है कि 20th क्वेश्चन, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेट एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। ये बकेट है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको प्लेस कर दिया, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये जो बकेट है इसकी पोजीशन, जो पहला पोटैटो है, ये दिख रहा है, ये पोटैटो, ये डॉट जो दिख रहा है, इससे, इस डॉट से जो पोजीशन है वो 5 मीटर की है। ठीक है, एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस एट 3 मीटर इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी हर 3 मीटर पे एक एक पोटैटो रखा हुआ है। ये डॉट जो बने हुए हैं ये पोटैटो रखे हुए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। पहला पोटैटो वो है 5 मीटर पे रखा हुआ है, और बाकी पोटैटो 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। देखिए, सबसे पहला जो एनालिसिस होता है क्वेश्चन का, वर्ड प्रॉब्लम का, वो होता है कि आप वर्ड प्रॉब्लम को कितना अच्छे से समझे हो। अगर आप वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से समझ रहे हो स्टूडेंट, तो ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी नहीं। और अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है, इंग्लिश लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो रही है, तो एक एक वर्ड को अलग अलग करके मत पढ़ा करो। मैं आप लोग, मुझे लग रहा था कि आप लोग ये सोचोगे कि अलग अलग करके पढ़ा करो, नहीं, एक एक वर्ड को अलग अलग करके नहीं पढ़ा करो, एक पूरा सेंटेंस पढ़ा करो और उसको सोचा करो कि क्या बोलना जा रहा है। जैसे कि ये कह रहा है कि इन ए पोटैटो रेस, ये जो समझ में आता है कि एक पोटैटो की रेस हो रही है। ठीक है, ए बकेट इज प्लेस एट अ स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस हुआ, एक बकेट है जो एक पोजीशन पर रखी गई है और 5 मीटर की दूरी पे पहला पोटैटो है। तो अगर आप ये फिगर नहीं भी होता, तो अगर अपन फिगर बनाने की कोशिश करें तो ये बकेट है और पहला पोटैटो 5 मीटर की पोजीशन पे रखा हुआ है। उसके बाद सारे जो अदर पोटैटोस हैं वो प्लेस्ड हैं 3 मीटर अपार्ट इन सेम स्ट्रेट लाइन, तो हर 3 मीटर के बाद एक पोटैटो रखा हुआ है। तो इसी तरह का फिगर आ जाएगा। नाउ देर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। अब यहाँ पे इस टोटल नंबर ऑफ पोटैटो का काउंट करोगे तो 10 मीटर्स है। ठीक है, तो 10 पोटैटो इन ए लाइन है। ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट एंड पिक्स अप ए नियरेस्ट पोटैटो। एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट करता है, ठीक है, और यहाँ से पहला पोटैटो पिक करता है, पहला पोटैटो। ठीक है, एंड रन बैक्स इन ड्रॉप, यानी यहाँ से स्टार्ट करता है और फिर यहाँ जाता है, पोटैटो को उठाता है, फिर वापस लाके पोटैटो को बकेट में रख देता है। ठीक है, एंड रन बैक्स टू द नेक्स्ट पोटैटो, फिर एक जो पहला पोटैटो रख देता है, फिर वापस जाता है, जैसे 5 + 3 जाएगा, और फिर वापस लाके उसको पोटैटो को पुट कर देगा, और ऐसा करते रहता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट द कंपटीटर हैज टू रन। तो देखो, बहुत गौर से देखो, अगर ये पोजीशन है यहाँ से, तो पहला पोटैटो लेने के लिए इसको कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा? 5। अपन लिखते चले जाते हैं, पहला पोटैटो मूव करने के लिए इसको 5 मीटर डिस्टेंस मूव करना पड़ा, फिर वापस लेके आएगा तो 5 + 5, बात समझ रहे हैं, वापस ला के रखेगा तो 5 + 5 आ गया। फिर दूसरा पोटैटो मूव करने के लिए इसको 5, तो डिस्टेंस ये मूव करना पड़ा, और फिर 3 मीटर और आगे जाना पड़ा यहाँ अब तक आने के लिए, तो 5 + 3 कितना होता है? 8। फिर वापस कितना आएगा? 8 ही मीटर आएगा, बात समझ रहे हैं, वापस कितना आएगा? 8 मीटर ही आएगा। तो हमने 8 + 8 लिख दिया, बकेट में डालने के लिए वापस आएगा, है ना। तो यहाँ तक आ गए हम, फिर वापस गया। ठीक है, फिर 5 + 3 8, 8 + 3 11, फिर नेक्स्ट पोटैटो उसने 11 मीटर पे पिक किया, और उसके बाद वापस से फिर 11 मीटर आएगा। ऐसे ये कितने पोटैटो हैं? ऐसे 10 पोटैटोस हैं। तो ये पहला पोटैटो, ये दूसरा पोटैटो, ये तीसरे पोटैटो के लिए डिस्टेंस, समझ रहे हैं आप। ऐसे टोटल नंबर ऑफ पोटैटो कितने? 10 बार ऐसा काम करेगा ये। तो ये 10 टर्म्स का हमें क्या निकालना है? सम निकालना है।
तो ये थोड़ा सा सिंपल हो गया है, क्यों? क्योंकि 5 इंटू 5+5 तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 5, 8+8 लिख सकते हो आप 2 इंटू 8, 11+11 आप लिख सकते हो 2 इंटू 11। तो एटलीस्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो इसके अंदर से 2 तो कॉमन ही आ रहा है। तो हमारे पास जो सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है, 5+8+11 अप टू 10 टर्म्स। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ से इसका आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो अगर आप नोटिस करें तो इस सीरीज़ के अंदर ए की वैल्यू दे रखी है 5, डी हमारा 3 दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 10 है। तो अगर हमारा फॉर्मूला लगाए तो 2n/2, टोटल नंबर ऑफ टर्म है n/2, 2a होता है 2 इंटू 5 प्लस n-1 डेट इज 9, और डी कितना हमारा 3, यही है। तो 2 तो ये ब्रैकेट, ये 2 जो ये वाला ब्रैकेट वाला 2 है ना, और बाहर जो अंदर जो लिखा हुआ है सम ऑफ n टर्म्स है, तो ये कितना आ जाएगा 2 और ये 5 हो जाएगा, ये 2 5 10 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 इंटू 7 और 2+1 3, 5 इंटू 37। तो ये हो जाएगा 2 5 10, 10 इंटू 37 डेट इज 370 मीटर टोटल डिस्टेंस इनको रन करना पड़ेगा स्टूडेंट। इस तरह से ये क्वेश्चन किया है भाई। हर पोटैटो को, पहले पोटैटो को उठाने के लिए इसको 5 मीटर मूव करना पड़ा, वापस लाके 5 मीटर वापस डाल दिया। दूसरे पोटैटो को लाने के लिए इसको वापस से बकेट से 5 मीटर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले पोटैटो का डिस्टेंस था, प्लस 3 मीटर और एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दूसरा पोटैटो उठाना है। तो टोटल डिस्टेंस को कितना मूव करना है, 8। फिर वापस से इसको लाके यहाँ रखना है, तो टोटल 8 वापस से बैकवर्ड मूव करेगा। फिर 5+3+3 थर्ड पोटैटो के लिए इसको कितना मूव करना पड़ा, 11 मीटर, वापस से इसको 11 मीटर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से अपनी हर डिस्टेंस को ये ट्वाइस मूव कर रहा है। तो हमने 2 कॉमन ले लिया है और वहाँ से हमने इसको एपी बनाया 5 8 11, जिसकी पहली टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 हुई। ठीक है, उससे हमने इसको सॉल्व किया तो टोटल डिस्टेंस हमारा 370 मीटर वहाँ से ये निकल के आ रहा है। इस तरह से होपफुली आपको ये क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 जो इंपॉर्टेंट भी है आपको समझ में आया होगा, और आप अच्छे से उसको नोट डाउन करके अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो 5.4 है और ये आखिरी एक्सरसाइज है। ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है। जनरली मैं ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं कराता हूँ इन क्लास रूम में, वो आपको खुद को करनी होती है, लेकिन ये वाली एक्सरसाइज मैं ज़रूर कराऊंगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 1-2 बार यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इस एक्सरसाइज 5.4 को, वैसे स्टार मार्क बना हुआ है, स्टार मार्क का मतलब होता है कि नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन हम लोग, इसके क्वेश्चन हम कर ही लें, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कर लेते हैं, देखा जाएगा कि आपकी मर्जी है। अगर आपने 5.3 तक कर रखा तो मोर देन इनफ है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो उसको कर सकते हो। तो हम ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उस चैप्टर को नेक्स्ट टाइम इसको फिनिश ही करेंगे होपफुली। फिर नया चैप्टर जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, नेक्स्ट सेशन होगा, वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर इन अवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।